All right, so we're starting up with the chapter of oscillations. So yeah, and in our last lesson of this oscillation chapter, so ये उसके अंदर मैंने लास्ट लेसन जो दिया था उसके ऊपर आप थोड़ा सा डिटेल उसको ब्रीफ कर देता हूँ। हमने ऑसिलेशन के चैप्टर में वाइब्रेशंस को स्टडी करना है और सिर्फ क्वालिटेटिवली नहीं, अब क्वांटिटेटिवली भी करना है। अब हम उसकी कैलकुलेशंस, उनकी स्पीड, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन है, लाजमी सी बात है, आपके पास पूरा इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बस साथ साथ एक और फैक्टर अब आपके पास सामने आएगा, वो होगा फोर्स। सही, सो यू आर सपोज टू इंक्लूड द आइडिया ऑफ फोर्स एज वेल। फोर्सेस और एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आप इंक्लूड कर रहे होंगे। जिस टाइप ऑफ मोशन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ऑसिलेशन की, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंपाउंड हार्मोनिक्स भी होते हैं, सही है, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो सिंपल हार्मोनिक है। और सिंपल हार्मोनिक की क्या खुसूसियत है, इस चीज पर हम बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक का जब आप डिफाइन करते हो, सही, तो जो दो एरोज मैंने बनाए हुए, ये इसकी डेफिनेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं एक पीरियोडिक मोशन को। पीरियोडिक ऐसी मूवमेंट होती है जो अपने आप को रिपीट करे, सही। तो इट्स अ पीरियोडिक या अ रिपीटेटिव मोशन, ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रही होती है, इन व्हिच acceleration is directly proportional to negative of displacement। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट होते तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होगी। एक चीज बढ़ रही होगी, अगली चीज भी बढ़ रही होगी, लेकिन अगर एक चीज राइट साइड पे इंक्रीज हो रही है तो अगली चीज लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रही होगी। ये आपके पास जो है वो डिफरेंस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहूंगा जो जरूरी है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, वो ये है कि यू हैव अ रीस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक ऐसी फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है जो उस ऑसिलेटिंग बॉडी की, जो हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही हो। इस मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, और ये जो मैंने बात कही कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका जनरल रिलेशन या अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बनती है, क्योंकि मैथमेटिकली तो नजर आ गया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सारी चीजें आ रही हैं। इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेट होगी, मैं इस चीज के ऊपर भी बात करूँ। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम की जो कि वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, सही। स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, और सबसे पहली पोजीशन जो है, पोजीशन नंबर 1, लेट्स से मैं इसको एनोटेशन यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये इसमें कोई पॉइंट आपको नजर आ रहा है, मतलब मेरा जो कर्सर है वो प्रोमिनेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट और समथिंग? पूछ रहा हूँ, मेरा कर्सर प्रोमिनेंट है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ब्लॉट और समथिंग, या सर नहीं आ रहा नजर? नहीं, ओके। एक मिनट रुक जाओ फिर। अच्छा, अब एरो वगैरह आ रहा है? एरो तो आपको नजर आ रहा होगा, ताकि मैं पॉइंट आउट कर सकूं ना मैं जिस चीज को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एरो के थ्रू यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई करता चलूंगा मैं किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले पोजीशन नंबर 1 की बात करते हैं ना। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ हमने एक मास अटैच कर दिया है। लाजमी बात है, जब आप स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच करते हैं वो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लेगा और एक पोजीशन पे आके आपका पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कह लो के सिचुएशन में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई जितना उसका वेट उतनी उसके अंदर आने वाली टेंशन, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। वेट और टेंशन बराबर है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, सिस्टम रेस्ट पे। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इसको मैंने एक ग्रे लाइन की फॉर्म में जो है वो शो कर दिया, मीन पोजीशन का नाम दे दिया गया इसको। भाई हमारी इस वक्त ये मीन पोजीशन है, ये इसको इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, मूवमेंट से पहले। चलो, कन्वेंशन मैंने सेट कर दिया कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कन्वेंशन जो है वो सेट कर दिया। अच्छा, अब सर कन्वेंशन क्या है? यहाँ पे
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस इनिशियल पोजीशन से अपने मास को नीचे की तरफ यानी स्ट्रेच करूंगा और रिलीज कर दूंगा, मतलब पोजीशन 2 पे आ गया। सही, स्प्रिंग इज पुल्ड एंड इट इज रिलीज्ड। सही, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्प्रिंग पुल्ड डाउनवर्ड्स एंड देन रिलीज्ड। अब जैसे स्प्रिंग को पुल करके रिलीज किया, देखो जब आपने स्प्रिंग को पुल किया होगा तो ऑब्वियसली जो टेंशन फोर्स है वो वेट से ज्यादा होगी। जो टेंशन फोर्स है वो वेट फोर्स से ज्यादा होगी, क्योंकि पहले तो इक्विलिब्रियम आया, बताओ वेट और टेंशन बराबर हो रहे थे। अब क्या मामला है, आपने स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया है, जिसकी वजह से टेंशन ज्यादा हो गई होगी, वेट कम, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और जैसे अब स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, इस मास को रिलीज करेंगे, इस मास जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो मैंने नीचे यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस ड्रॉ करके दिखा दिया कि भाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपवर्ड्स। और इस ब्लू एरो से भी इस बात को स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि द मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस एंटायर सिस्टम इज अपवर्ड, पूरी चीज ऊपर की तरफ जाती है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, लाजमी बात है जब रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ हम एक बात जानते हैं, एफ नेट इक्वल्स एम ए वाली बात है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड, और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट किया हुआ था, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव ट्रीट किया हुआ था, मैं अपनी मीन पोजीशन से नीचे मौजूद हूँ, तो मेरे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस वक्त नेगेटिव पोजीशन है। See, the displacement is negative, whereas the acceleration is positive in this case. अच्छा, तो अभी देखो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात वेरीफाई हो रही है। कैसे वेरीफाई हो रही है भाई, कि अगर आपको याद हो कि भाई एक्सेलरेशन जो है, ओह सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया कि अच्छा भाई ठीक है, हमारे पास जो भी मूवमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन का, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इसका नेगेटिव है इस वक्त, ये अपने मीन पोजीशन से इस वक्त नीचे मौजूद है, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो इसकी पॉजिटिव है। सही, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपका मास ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड गेन कर रहा है, मीन पोजीशन जैसे ही वो क्रॉस करेगा और ऊपर जाना शुरू होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्प्रिंग में अब आपके पास कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा तो अब वो नीचे फोर्स लगाएगा। आपको पता है कंप्रेसिव फोर्स इज डाउनवर्ड्स। जब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाना शुरू हो गया, कंप्रेसिव फोर्स आपके पास नीचे आना शुरू हो गई, तो वेट भी नीचे की तरफ है, कंप्रेसिव फोर्सेस भी नीचे की तरफ है, तो नतीजा क्या हुआ, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड हो। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं है कि मास नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड का मतलब ये है मास तो ऊपर जा रहा है लेकिन अब वो स्लो होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रही है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ की जा रही है, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर। सही, तो ये आपके पास एक जो है वो बेसिक सिचुएशन। अब एक्सेलरेशन इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो अब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आ चुके हैं भाई, आप मीन पोजीशन से ऊपर हैं। तो जब आप मीन पोजीशन से ऊपर हैं तो आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जैसे ही डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुई, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो चुकी है। आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली बात यहाँ पे फिर क्लियर हो रही है। तो ये जो चीज थी ना, ये मैं उस स्टेटमेंट में कहना चाह रहा था कि your acceleration is directly proportional to displacement but in the opposite direction, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू से डायरेक्ट प्रोपोर्शन? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो अगली क्वांटिटी को भी बढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो व्हेन वी से इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि आपका मास जितना ज्यादा अपने मीन पोजीशन से दूर होगा, स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच्ड या उतना ही कंप्रेस्ड हुआ होगा। जैसे अगर इस पोजीशन पे देखो, यू हैव द मैक्सिमम टेंशन,
और इस पोजीशन में देखो यू हैव द मैक्सिमम कंप्रेशन, सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है आपका मास अभी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे आके वो एक लम्हे के लिए रुक गया होगा, वो रेस्ट पे आएगा और उसके बाद फिर नीचे मूवमेंट शुरू कर दे। तो देखो जितनी ज्यादा टेंशन फोर्स होगी और जितनी ज्यादा कंप्रेशन फोर्स होगी, आपकी रिजल्टेंट फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। You have a greater resultant force over here. तो बात सारी ये है कि आपके पास जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास मूवमेंट जो है, जितने ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास कह लीजिए कि एक्सेलरेशन आपको मिल रही होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात भी जो है वो वेरीफाई होगी। The larger the displacement, the greater is going to be the acceleration. See, the larger the displacement, the greater is going to be the acceleration over here. इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। मैंने अभी ये कहा कि जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज जो यहाँ पे गौरतलब है वो है रीस्टोरिंग फोर्स वाली बात। मैंने एक चीज कही थी कि हमारे पास एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ जा रही होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इस पोजीशन में देखो, केस नंबर 2 के अंदर, केस नंबर 2 में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपवर्ड है, एफ नेट अपवर्ड है। इधर आ जाओ, केस 3 एफ नेट नीचे की तरफ है। इधर आ जाओ, केस 4 पे एफ नेट नीचे की तरफ है भाई। सिमिलरली इन दिस पोजीशन एफ नेट इज डाउनवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है। सही, मीन पोजीशन की तरफ एक्ट हो रही है। जैसी ऑब्जेक्ट नीचे गया, स्प्रिंग में टेंशन आ गई, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई। तो हर दफा रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट कर रही है, वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रही है। कहने का मकसद ये, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग द सिस्टम टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। और रिजल्टेंट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होने की वजह से आपकी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगती रहती है। जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स है उसी तरफ आपके पास एक्सेलरेशन है। बस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो साइन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। बात समझ में आई मेरी? है इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो मुझे बता दो अभी। देख लो, एक नजर एनालाइज कर लो इसको। कोई मसला आ रहा है अगर इस बात को समझने में तो मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। लगे लेक्चर सुन लेना चाहिए था तुम लोगों ने, लेकिन सुना नहीं लेक्चर। बेटा 4 और 5 के अंदर फर्क ये है, फोर्थ वाली पोजीशन के अंदर मैंने ये दिखाया है कि सिस्टम एक लम्हे के लिए आगे रेस्ट पे आ गया, और फिफ्थ पोजीशन में वो सिस्टम नीचे जाना शुरू हो गया। ये फर्क है। फोर्थ वाली पोजीशन के अंदर रेस्ट है, फिफ्थ वाली पोजीशन में मूवमेंट है, और मूवमेंट भी नीचे की तरफ। ये सिचुएशन में डिफरेंस आया, क्योंकि जब आप किसी स्प्रिंग मास सिस्टम को ऑसिलेट करते हो ना, तो वो ऊपर जाते जाते एक लम्हे के लिए तो रुकेगा। तो वो जो रुकने वाली सिचुएशन है वो फोर्थ है, और उसके बाद जब वापस नीचे जाना शुरू होगा तो वो फिफ्थ वाली सिचुएशन। दोनों केसेस में रिजल्टेंट फोर्स नीचे लग रही है अभी भी, क्योंकि वो मीन पोजीशन से ऊपर था। तो जब तक मीन पोजीशन से ऊपर रहेगा रिजल्टेंट फोर्स नीचे होगी, एक्सेलरेशन नीचे होगी। जैसे मीन पोजीशन से नीचे चला जाएगा सारी चीजें अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगना शुरू हो जाएगी। Any other issue? बिल्कुल, ये 3, 4, 5 एक के बाद एक पोजीशन था। मतलब ये 3 की पोजीशन में था, वो ऊपर जा रहा था। फोर्थ का मतलब आगे एक लम्हे के लिए रुक गया। फिफ्थ का मतलब अब वो नीचे जाना शुरू। भैया इंस्टेंटेनियस लोकेशंस है ना, मतलब अगर तुम्हें मैं बोलूं कि एक स्प्रिंग है उसके नीचे तुमने एक ब्लॉक लगा दिया,
बोलो उसे खींच के रिलीज कर दो। देखो बच्चे 3 के बाद ना 3 में मैंने दिखाया है कि सिस्टम अभी ऊपर जा रहा है। मैंने जो ऊपर वाली पोजीशन है ना उसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया हुआ है कि भाई सिस्टम ऊपर की तरफ जा तो रहा है, मास ऊपर की तरफ जा रहा है, एक करने के लिए रुकेगा, नीचे आने से पहले उसे रुकना तो जरूरी है ना, वो बगैर रुके तो नीचे की मूवमेंट शुरू नहीं कर देगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि भाई सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है 3 में, ऊपर की तरफ जाते जाते मैंने दिखाया 4th पोजीशन कि भाई वो एक लम्हे के लिए आके रुकेगा, फिर 5th पोजीशन ये दिखाई कि आपको वापस नीचे जाना शुरू हो चुका, और 6th में यह है कि आप वो नीचे जाते जाते वो मीन पोजीशन क्रॉस कर गए, जा नीचे ही रहा है लेकिन मीन पोजीशन क्रॉस कर गए। मेरी ब्लू कलर की जो लाइंस मैंने ऐसी बनाई है उसको मैंने समझाने की कोशिश की मूवमेंट किस तरह से। ठीक है, ये ड्राइंग मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बाकी चीजें मैंने ड्रॉ की हुई ऑलरेडी। फिर जितनी बातें मैंने बताई थी उन सबको मैंने की पॉइंट्स की फॉर्म में इधर मेंशन भी किया हुआ है। आप इसको एक मर्तबा रीड कर लो ताकि आपके जहन में वो चीज क्लियर हो जाए। सर आ गया समझ। चले भाई आगे बढ़ते हैं हम जरा। इफ यू गाइस हैव रेड दिस, आगे बढ़े। ठीक है चलो, अब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, that is basically relating the acceleration and the displacement of a simple harmonic motion। तो इस ग्राफ के नजरिए में आपको ये पता चलता है कि भाई ग्राफ अगर मैं देखूं acceleration on the y axis, displacement on the x axis, और उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करूं y equals mx plus c से, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा अकॉर्डिंग टू y equals mx plus c कि भाई acceleration on the y axis और डिस्प्लेसमेंट ऑन द एक्स एक्सिस तो ग्रेडियंट माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। मतलब मैं ग्राफ के ग्रेडियंट से ओमेगा की वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूँ, और जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, और ग्रेडियंट माइनस साइन है, इस वजह से आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरह से बना। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ की जो फीचर्स होते हैं ना वो देख लेना, वो मैं लिख देता हूँ, फीचर्स ऑफ AX ग्राफ ऑफ SHM, क्योंकि ये जो है ना ये चीज एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि फीचर्स ऑफ AX ग्राफ ऑफ SHM, सही, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर ग्राफ का ये होता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना। दूसरा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि दोनों पोजीशंस में सेम डिस्प्लेसमेंट और सेम एक्सेलरेशन मिलेगी। ये बात मैं समझाता था, उसका मतलब क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम एक्सेलरेशन ऑन बोथ एक्सट्रीम्स। इस बात का असल में मतलब ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर ये ग्राफ इधर ड्रॉ करता हूँ, सही, तो व्हेन आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ आई एम सपोज टू ड्रॉ दिस ग्राफ इन दिस मैनर कि मैंने जितना लेफ्ट पोजीशन पे शो किया है, मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ -5 मिलीमीटर्स की,
और इसी तरह से यहाँ पे भी मुझे जो डिस्प्लेसमेंट दिखानी है दोनों 5 mm हो, सही, और एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम होनी चाहिए कि भाई कितनी एक्सेलरेशन इस एक्सट्रीम पे है उतनी एक्सेलरेशन आपको दूसरी पोजीशन में भी मिलेगी। सही, जैसे मिसाल के तौर पर ये 10 है तो ये भी आपके पास 10 ही आएगा, बस एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। ठीक है, ये चीज जरूरी है। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरी ये बात, एक्सट्रीम्स दोनों सेम मिलेंगे आपको, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट बराबर होनी चाहिए। कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं कि भाई नेगेटिव में ज्यादा बड़े हुए हैं पॉजिटिव के अंदर कम है, वो गलत होता है। ये भाई नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट दिखाई हुई -8 तक, पॉजिटिव में दिखाई हुई खाली 5 तक, दैट वुड बी रॉन्ग, दैट्स नॉट योर सिंपल हमारी इक्वेशन। इस चीज का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। तो ये 3 फीचर्स हैं जो आप एसएचएम के ग्राफ के अंदर देखोगे। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एसएचएम का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बात कॉमनली पूछी जाती है क्वेश्चंस में, इसलिए मैं इसको अभी से स्पेसिफाई कर दूं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की। एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी स्प्रिंग मास सिस्टम की ऑसिलेशन की, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास ऑसिलेटिंग पेंडुलम है। सही, आपके पास एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम। मैं काम करता हूँ, मैं जरा इसकी जो डायग्राम्स है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो बनाने में मुझे टाइम लगेगा। सेम सब टाइम 2 मिनट रुकिएगा, आपके पास स्क्रीन शेयर थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगी। अच्छा, let me resume the screen share. All right. So we have this sort of a situation of an oscillating pendulum. मैंने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है, और मैं काम कर लेता हूँ कि इसमें फोर्सेस जो है वो अभी आपको साथ साथ बता दूंगा। इससे ये है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा जो है वो समझ में आ जाएगा। All right. So this is the situation that we have. We have a position for different positions for pendulum. मैं उनके एक्सट्रीम्स और मेन पोजीशन जरा मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास इधर इसकी मेन पोजीशन है। कि मेन पोजीशन से बेसिकली मतलब ये होता है हमारा कि जो सिस्टम है वो इस पोजीशन पे आके स्टेशनरी होना चाहता है।
It wishes to be at this position and become stationary ना. तो थोड़ा सा पेंडुलम की लेंथ को इग्नोर कीजिएगा. ये वो लाजमी बात है, कभी कोई पेंडुलम की लेंथ छोटी हुई कोई बड़ी हुई तो उस पे एतराज़ात माफ. आगे की बात हम थोड़ा तफसील से देखते हैं. तो जनाब अगर मैं ऑसिलेटिंग पेंडुलम को देखूं तो लाजमी सी बात है कि इसमें एक फोर्स तो आपके पास जो इसका कह लीजिए बॉल है, पेंडुलम बॉब है, उसका वेट है. अच्छा, दूसरी फोर्स जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आ रही है उस बात को हम जानते हैं कि दैट इज द टेंशन फोर्स, राइट. वो फोर्स हमारे पास टेंशन फोर्स है. दिस इज द सेकंड फोर्स दैट वी हैव व्हिच इज अ पार्ट ओवर हियर of our analysis and we call it the tension force. इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ. Much better. See, this is the tension force. इस टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट along x होगा और एक कंपोनेंट along y. I have one component along the x axis and one component along the y axis. ठीक है. तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं ये तमाम एंगल्स को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों इक्वल होंगे. जो मैंने अभी एक मार्क कराया एंगल थीटा दिस वन और वो ऊपर वाला ऑल्टरनेट एंगल्स वी फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो दिस बिकम्स इक्वल टू t cos theta and this becomes equal to t sin theta. देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि उस पेंडुलम बॉब को मीन पोजीशन की तरफ लाने वाली जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो t sin theta. That is actually a restoring force. Okay, when you release your pendulum, this t sin theta tries to bring the mass back to the mean position. क्योंकि t cos theta जो है वो इस केस के अंदर वो काउंटर कर रहा है वेट को. t cos theta काउंटर कर रहा है आपके पास वेट को. वर्टिकली डाउनवर्ड वेट तो t cos theta ये बैलेंस हुआ. जो t sin theta है वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहा होगा इस चीज को, ट्राइंग टू मूव इट डाउनवर्ड. लेकिन लाजमी सी बात है कि अभी एक पोजीशन के ऊपर अगर ये स्टेशनरी है तब वैसा तो वेट लाजमी बात है ज्यादा होता है तो वो स्विंग करने की कोशिश करता ही करता. अब यहाँ पे जब आपके पास ये इस वक्त इनिशियली रेस्ट पोजीशन के ऊपर है सही, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अब क्योंकि हम मीन पोजीशन से राइट साइड पे, मैंने लेफ्ट साइड को नेगेटिव ट्रीट किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन, मैं इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे लिखने का काम करूंगा. डिस्प्लेसमेंट क्या है और एक्सेलरेशन क्या है. डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड पे हूँ नेगेटिव रीजन के अंदर. लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी. एक्सेलरेशन क्यों पॉजिटिव है? एक्सेलरेशन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, वो मीन पोजीशन की तरफ जाए. और अभी क्योंकि आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम मिलेगी. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों नहीं है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इसलिए नहीं है हसन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साइन के हिसाब से देखा जाता है कि वो मीन पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, मतलब मीन पोजीशन के बैक पे है या मीन पोजीशन के फ्रंट पे. अब अगर मैं देखूं मैंने यहाँ पे साइन एलोकेट किया हुआ है कि एनीथिंग टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, एनीथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव. तो मीन पोजीशन के लेफ्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट. अभी जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर हुआ. जब वो मीन को क्रॉस कर देगा तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा. अभी इसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चल रही है. हाँ, ये बात मैं हसन तुम्हारी बिल्कुल मानूंगा कि वो मूवमेंट कर रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ. नहीं, वन मीन पोजीशन नहीं है. ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज द मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन है आपकी. टेंशन हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. एक मिनट रुकिएगा.
Sorry, I have to attend a phone call. हाँ ठीक है, वही हाँ एक बात, ये सिचुएशन ये है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, उसका कंपोनेंट अलबत्ता मेरे बच्चे चेंज हो रहा होगा, जो टी साइन थीटा है वो वेरी कर रहा है एंगल की वजह से, तो वो चेंज होता जाएगा। अभी की जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पोजीशन नंबर 1 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। सबसे ज्यादा दूर है ना, सबसे ज्यादा स्पीड अप यहाँ से करेगा। अब पोजीशन नंबर 2 में वो मीन की तरफ जा रहा है, एंगल कम हो चुका है स्ट्रिंग का थोड़ा, सही है, 1 पे रेस्ट पे था, अब वो मीन की तरफ जा रहा है। ये बाद में ये कह रहा था कि जो आपकी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है, तो ये टेंशन फोर्स हम अज्यूम करेंगे ये कांस्टेंट रह रही है, अलबत्ता इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें फर्क आ रहा हो, क्योंकि इसके कंपोनेंट एंगल के ऊपर बेस कर रहे हैं ना। और थोड़ा बहुत सेंट्रीपिटल फोर्स का भी इफेक्ट आता है, लाजमी बात है, वो स्पीड अप और स्लो डाउन हो रहा है तो टेंशन जनरली वैसे वेरी करेगी। अगर मैं बिल्कुल खुल के समझाऊं इस बात को, तो टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करेगा। उसका रीजन ये है कि आपके पास जो मूवमेंट है उसकी स्पीड वेरी कर रही है। अगर आप इस चीज को पूछना चाह रहे थे कि जो स्प्रिंग में टेंशन आ रही है, स्प्रिंग के अंदर टेंशन आ रही है, ये कम ज्यादा हो रही होगी मूवमेंट के दौरान, तो हाँ ये कम ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि स्पीड अप और स्लो डाउन होने का काम कर रहा है ना आपका पेंडुलम बॉल। आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि जितनी ज्यादा स्पीड अटेन करता है आपका ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग के अंदर टेंशन उतनी बढ़ती चली जाती है, और जब वो स्लो हो जाता है तो स्ट्रिंग की टेंशन कम होती चली जाती है। तो टेंशन वेरिएबल हो गया। और कोई सवाल है? सो हाँ बिल्कुल, सेकंड पोजीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव है और कम हो रही होगी। यस, ये बात कंपोनेंट में बिल्कुल रिडक्शन आएगी, अभी मैं उसी चीज पे बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कंपोनेंट में फर्क आएगा, वेट की डायरेक्शन की वजह से भी और टेंशन के एंगल की वजह से। क्योंकि देखो ना, जब एंगल थीटा कम कर दोगे तो आपके पास साइन कंपोनेंट भी छोटा आएगा ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई 60 साइन 20 निकालिए, तो फिर मैं बोलूँ आपको 60 साइन 5 डिग्री निकालिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो स्मॉलर आएगा, क्योंकि जब आप एंगल कम करेंगे तो वो और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जब आपका मास स्विंग करता हुआ पोजीशन 2 में दिखाया जा रहा है कि मीन पोजीशन की तरफ आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी नेगेटिव ही है, इसमें कोई शक नहीं कि डिस्प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गई है कम। अब आप मेन पोजीशन से इतना दूर नहीं है जितना पहले थे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई है कम और एक्सेलरेशन भी कम हो चुकी होगी। एक्सेलरेशन क्यों कम हो चुकी होगी? चले भाई मानते हैं हमारे पास ये टेंशन फोर्स है, लेकिन इस टेंशन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिड्यूस हो गया हो, हमारे पास टी साइन थीटा कम हो चुका हो, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस, सो टी साइन थीटा डिक्रीजेस, हेंस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। इस वजह से आपके पास एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन भी आपके पास जो है वो डिक्रीज होने का काम कर रही है। अब आप पोजीशन नंबर 3 पे पहुंचते हो, जब आपका पेंडुलम मीन पोजीशन को क्रॉस करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा स्पीड उसकी इस वक्त होती है, लेकिन इस वक्त उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी 0। एक्सेलरेशन क्यों 0 हुई? एक्सेलरेशन इसलिए 0 हुई क्योंकि आपके पास अब टी साइन थीटा 0 हो गया, नो फोर्स टुवर्ड्स मीन। मीन पोजीशन की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है, इस वजह से हम यहाँ पे ये बात कह रहे होंगे कि भाई सिस्टम जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर आ चुका है, सिस्टम इज टुवर्ड्स एट द मीन पोजीशन,
डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं उसकी, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं। इस वक्त उसकी स्पीड हाँ अलबत्ता मैक्सिमम होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से पास होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते वो एक्सेलरेट ही कर रहा था। एक्सेलरेशन दो कम होती चली जा रही थी, लेकिन कर वो एक्सेलरेट रहा था, स्पीड अपनी बढ़ा रहा था, इसमें कोई शक नहीं। So we have the maximum speed over here in this situation. After this what happens? ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट ने मीन पोजीशन क्रॉस की, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई पॉजिटिव। लेकिन एक बात अब गौर करें, जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आपका टी साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इससे पहले क्या था, टी साइन थीटा राइट साइड पे था, इसलिए एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स राइट थी। अब टी साइन थीटा लेफ्ट हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन भी लेफ्ट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन अब आपकी नेगेटिव हो गई, क्योंकि नाउ इट्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वो मीन पोजीशन से पीछे की डायरेक्शन के अंदर आपके पास एक्शन कर, टी साइन थीटा की डायरेक्शन पलट चुकी। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे होंगे, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे अगर मैं 5 पोजीशन वाले पॉइंट है, ये मैक्सिमम साइड पर, बिल्कुल 5 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी और मैक्सिमम होगी। बिल्कुल सही जवाब है। वी हैव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओवर है। बिल्कुल, जब ये बात यही सिचुएशन है, लेकिन जो दूसरी बात कही है मैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ कि यस एग्जैक्टली यही हो रहा होगा। जैसे जैसे आप मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं, टी साइन थीटा कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास एंगल कम होता जा रहा होगा, और टी कॉस थीटा बढ़ता चला जा रहा होगा। जैसे मीन पोजीशन क्रॉस होगा, एंगल फिर बढ़ना शुरू होगा, साइन कंपोनेंट फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और कॉस कंपोनेंट में आपको रिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और टी साइन थीटा जो है आपके पास, वो एक्सेलरेशन करने का काम कर रहा है, यहाँ सही एक्सेलरेट कराने का काम टी साइन थीटा कर रहा है। इसी वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो टी साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे in position 5 the displacement is positive and maximum, and so is acceleration. Acceleration negative है और maximum है। एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो रही होगी, एक्सेलरेशन बढ़ती चली जा रही होगी। हाँ, 6 के अंदर तुम सही बोल रहे हो, 6 के अंदर एक्सेलरेशन आपकी रिड्यूस हो रही है। 6 पोजीशन के अंदर, क्योंकि आप वापस आ रहे हैं, अब आप रिटर्न कर रहे हैं, अब लाजिमी बात है आपका एंगल कम होता चला जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी तो पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन डिक्रीज हो रही होगी। इन तमाम चीजों के जो लुब्बे-लुबाब है, जो पूरी एक कंक्लूजन है इस बात की, जो 2 एक्सपेरिमेंट्स मैंने समझाए, इन दोनों बातों का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जनाब आपके पास displacement and acceleration both increase when we move away from mean position. जब हम मीन पोजीशन से दूर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाती है, सही है। और एक्सेलरेशन क्यों बढ़ रही होती है? फोर्स बढ़ने की वजह से। या कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और दूसरी बात इसकी वाइस वर्सा है, बिल्कुल
बिल्कुल इसकी वाइस वर्सा दूसरी स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों towards the main function और उसका रीजन due to the decrease in force or a component of force। ये दो बातें आपके इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स का जुज है। आप जितना मीन पोजीशन की तरफ आएंगे एक्सेलरेशन उतनी कम होगी, डिस्प्लेसमेंट उतनी कम होगी क्योंकि फोर्स कम होगी, और जितना हम मीन पोजीशन से दूर जाएंगे, भले राइट की तरफ जा रहे हो या लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, वो दोनों चीजें बढ़ती चली जाएंगी। मैक्सिमम स्पीड आपको मीन पे मिलती है। मीन पोजीशन की जो खुसूसियात है ना वो मैं बीच में लिख देता हूँ। मीन पोजीशन की जो खुसूसियात है उस वक्त स्पीड आपको मैक्स मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मिलेगी और एक्सेलरेशन भी आपको 0 मिलेगी। मीन पोजीशन की ये खुसूसियात। स्पीड सबसे ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0, और फोर्स मतलब जो मीन पोजीशन की तरफ लगने वाली फोर्स है वो 0 हो जाएगी, जिसको अब रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। उसको रीस्टोरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मीन पोजीशन पे सिस्टम को वापस रीस्टोर कराने की कोशिश करते हैं। बात क्लियर है? बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई मसला अगर अभी हो तो पूछ लो। ठीक है भाई, कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है। स्नैप लेना है तो चलो देख लो, वैसे तो मैं भेजूंगा। रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है हसन, कभी जैसे इस केस में स्ट्रिंग की टेंशन थी, उसका कंपोनेंट था, ऊपर वाले केस में स्प्रिंग के अंदर आने वाली कंप्रेशन और एक्सटेंशन फोर्सेस थी, वो डिपेंड करती है। अरे मेरे बच्चे, ऐसी फोर्स होती है जो सिस्टम को मीन पोजीशन पे लाने का काम कर रही होती है, रीस्टोर करवाती है ना। रीस्टोर का मतलब क्या है? ओरिजिनल सिचुएशन में लाने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, टी कॉस थीटा एंगल चेंज हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, जैसे कि रिजल्टेंट फोर्स। ये आसम तुम्हारे सवाल का जवाब है। चल आगे बढ़ते हैं। बस अब जरा थोड़ा सा एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म से काम करेंगे हम सर्कुलर मोशन को ऑसिलेटरी मोशन से रिलेट करेंगे। हाँ टी चेंज होगा, असल हुज़ैफा टी चेंज होता है। उसका रीजन ये है कि ये वो वाली सर्कुलर मोशन नहीं है कि जिसमें रोटेशन की स्पीड सेम। वो पहले जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर पोर्शन पढ़ी थी उसमें रोटेशन की स्पीड सेम रहती थी। इसमें तो वो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो मतलब वो स्लो भी हो रहा है, फास्ट भी हो रहा है, इस वजह से टेंशन की वैल्यू इस केस में वेरी करती है। ठीक है हुज़ैफा? So now we'll be relating circular motion with simple harmonic motion, यानी oscillation। सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन को वर्क कराने की कोशिश करते हैं। इसका तरीका ये है कि मैं एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और लेट्स से ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के ऊपर हमने
कोई मास जो है वो अटैच किया हुआ था, और लाजमी सी बात है कि भाई इसकी मीन पोजीशन होगी, ये मिडिल पोजीशन में कहता हूँ भाई इसकी मीन पोजीशन है। ये थ्रेड है हमारा, ठीक है, और मैं इसकी कुछ पोजीशंस बना देता हूँ। एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन, दो पोजीशंस बना दूँ। मैं सर्कुलर मोशन को ऑसिलेशन से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक वॉल है, और मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से मैं लाइट शाइन कर रहा हूँ। दिस इज लाइट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और ये बॉल जो है ये ऑसिलेट कर रही है। सही, सिंपल बॉल मैंने ऑसिलेशन दे दी है। सिस्टम जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर रोटेशन कर रहा है। ये इस तरह से आपका सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो इस बॉल का जो शेडो पड़ रहा होगा आपके पास सामने इस वॉल के ऊपर, वो शेडो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। कैसे? जब बॉल मीन पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 1 पे है, लेट्स से, सही, उसका शेडो इधर होगा, इधर शेडो आ रहा होगा। जब बॉल पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच जाएगी, ठीक है, तो लाजिम सी बात है कि उसका शेडो जो है वो इधर आ चुका होगा, उसके बिल्कुल सामने पड़ रहा होगा शेडो, बॉल के सामने उसका शेडो आ रहा होगा। तो ऑल्दो वो बॉल तो कह लो कि सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है अपने आप को, लेकिन जो शेडो है उसका वो वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। लाजिमी बात है जब बॉल पीछे की तरफ आएगी तो शेडो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्रॉस करके बिल्कुल बॉटम पे इधर आ जाएगी तो शेडो बिल्कुल नीचे हो चुका होगा। So the shadow over here on this wall is performing a simple harmonic motion. तो मैं ये कह सकता हूँ the shadow of a ball under circular motion performs simple harmonic motion. सही, और इस शेडो की लाजिमी बात है अपनी कोई स्पीड होगी जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सही, उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, इधर भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी मीन पोजीशन से। सही, ये मीन पोजीशन है, और इसी वजह से एक्सेलरेशन भी हो रही होगी, तमाम चीजें हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मार्क करना चाहूँ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मार्क करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं इस लेंथ ऑफ द थ्रेड को बोल देता हूँ एक्स नॉट। लेंथ ऑफ द थ्रेड को बोल देता हूँ एक्स नॉट, जो रेडियस है उसको मैंने एक्स नॉट बोल दिया। एक्स नॉट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं बोल देता हूँ वी नॉट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एक ही वेलोसिटी उसकी रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी।
नहीं अभी मैं सिर्फ वेलोसिटी को बोल रहा हूँ, इसको मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं की, वो मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं अभी इसको वो नहीं कर रहा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वेलोसिटी v नॉट है, और जो इसकी एक्सेलरेशन है उसको मैं बोल देता हूँ a नॉट, और मैं इनको मार्क करता हूँ यहाँ पे पोजीशन 2 के ऊपर, मैं इन सबको मार्क करता हूँ। देखो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मार्क करनी है इस वक्त, एक्स नॉट तो मार्क कर दिया था मैंने इसका, अगर मैं वेलोसिटी मार्क करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ सॉरी, वेलोसिटी, तो ये है इसकी वेलोसिटी जनाब। v नॉट टेंजेंशियल होती है ना सर्कुलर पाथ के, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो इसकी वेलोसिटी। और अगर मैं बोलूं भाई एक्सेलरेशन मार्क करो इसकी, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, v नॉट क्यों नहीं होगी, वेलोसिटी तो होगी ना उसकी, कोई ना कोई घूम तो रहा है वो। मैंने v नॉट जो लिखा है वो मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा है, जिस वेलोसिटी से मेरा सिस्टम जो है वो रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। नहीं नहीं, ये कोई रेस्ट नहीं है भाई, ये बॉल घूम रही है, बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है ना रोटेशन के। ठीक है हसन साहब, ये मैंने अभी इसको यहाँ तक मार्क कर दिया, मैं इसकी आगे की जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि उसमें लाजिम बात है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आज के लेसन में यहीं तक रख रहा हूँ। हसन तुम्हारा सवाल है वेलोसिटी कैसे ऑप्ट आउट करी, बात समझा नहीं तुम्हारी। वेलोसिटी तो मेरे बच्चे हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन पे होती है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है, मैंने वही तो मार्क करके दिखाया है यहाँ पे। और क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो लाजिम बात है हर जगह उसको सेम वेलोसिटी मिलेगी मुझे। ठीक है भाई, चले आज का लेसन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, और फिर ये है कि अगले वीक या उसके अगले वीक में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा छोटा चैप्टर, इतना बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।